वेलकम बैक गाइस। और आज हम करेंगे क्विक रिवीजन एंशियंट हिस्ट्री का। तो सबसे पहले आता है हमारा मगध राज्य। ठीक है, मगध राज्य की जो संस्थापक थे वो थे बृहद्रथ, और इन्होंने इसकी राजधानी को गिरिब्रज राजगृह में रखा था। इनके पुत्र थे जरासंघ। फिर मगध में ही शुरू होता है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने बृहद्रथ को हराया था। ठीक है, और इन्होंने भी अपनी राजधानी को राजगृह में ही रखा था। ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य जो था उसका नाम जीवक था। फिर जो बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का पुत्र उदायन हुआ। उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और उसने पाटिल ग्राम की स्थापना की। हर्यंक वंश का अंतिम राजा जो था वो नागदशक था। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक था अमात्य शिशुनाग। इसने राजधानी को पाटिलपुत्र से वैशाली में ट्रांसफर किया। ठीक है, अमात्य शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था और इसकी राजधानी पाटिलपुत्र ही थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश पे आते हैं। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद और अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के आखिरी शासक घनानंद को हराया था। इनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इनके गुरु का नाम भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीस, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वो बिंदुसार था। इसे अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था। ये अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का मखिलपुत्र गोसाल। इससे जैन ग्रंथ में सिंहसेन भी कहा गया है और भद्रसार या वारिसार नाम से भी इसे वायु पुराण में बुलाया गया। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में दरबारी था और ये राजदूत था एंटियोकस का। इनके मंत्रिपरिषद में 500 लोग रहते थे जिन्हें खल्लाटक कहा जाता था। फिर आता है अशोक। अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अवंती राज्य का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कह के बुलाया गया है। कलिंग का या फिर तोसली का युद्ध लड़ा था, यह हमें पता चलता है 13वें शिलालेख से। अशोक के दरबार में डियानीखिसियस दरबारी था। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म मानता था, ये हमें पता चलता है अहरौरा अभिलेख से। अशोक ने 84,000 स्तूपों की संरचना करवाई और उनकी पत्नी थी कारुवाकी। मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव डाली। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग। इसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी को विदिशा में बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को परास्त किया और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य का आखिरी शासक जो था वो देवभूति था और पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। देवभूति को हराकर मगध की गद्दी पर वासुदेव बैठा।
तो कण्व वंश की जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव, और आखिरी शासक था सुशर्मा। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन राजवंश जो थे उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। शिमुक ने अपनी राजस्थान को गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठान में स्थापित किया। सातवाहन राजवंश की बात कर रहे हैं। सातवाहन राजवंश के संस्थापक शिमुक। इन्होंने किसकी हत्या की थी? सुशर्मा की हत्या करके, यानी कि कण्व वंश की समाप्ति कर सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। सातवाहन के जो राजा थे वो निम्नलिखित प्रकार के थे, निम्नलिखित नामों से विख्यात हुए: शिमुक, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री शातकर्णी। जो शातकर्णी थे उन्होंने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। अब थोड़ा समझते हैं सातवाहन साम्राज्य को। इन्होंने सीसा, चांदी और सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सीसा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सातवाहन साम्राज्य में भूमिदान होता था, ये हमें नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। सातवाहन राज्य की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। मात्र मातृ सत्तात्मक ढांचा था, लेकिन राजकुल पितृसत्तात्मक था। अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण सातवाहन साम्राज्य ने किया। ठीक है। कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास भी सातवाहन साम्राज्य में हुआ। उत्तर दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम सातवाहन राज्य करते थे। प्रसिद्ध साहित्यकार थे हाल, इन्होंने गाथा सप्तशती लिखी, और गुणाढ्य इन्होंने बृहत कथा लिखी। फिर आता है चेदी राजवंश कलिंग। इसके संस्थापक थे खारवेल, ये जैन धर्म के थे। उदयगिरी पहाड़ियों में गुफा निर्माण करवाया था। फिर आता है भारत के यवन राज्य। उसमें सबसे पहले हिंद यूनानी को देखते हैं। तो पहले बैक्ट्रिया के शासक कौन कौन थे? डियोडोटस प्रथम, द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर और हर्मिक्स। तो जो डेमेट्रियस थे उसने भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध जीत लिया। यह हिंद यूनानी था। इसने अपनी राजधानी को शाकल में बनाया। ठीक है। उसके बाद आया मिनांडर। मिनांडर ने भी अपनी राजधानी शाकल में ही रखी, जो कि आज आधुनिक सियालकोट पाकिस्तान में है। और इसने शाकल को या सियालकोट को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया। मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। नागसेन या नागार्जुन और मिलिंद पन्हो भी मिनांडर ने ही लिखा। हिंदी यूनानी शासकों ने प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट भारत में इंट्रोड्यूस कराया था और पर्दे का प्रचलन भी बढ़ाया था। शक, यूनानियों के बाद शक वॉट द भारत आए। शक वॉट द डक। जो शक थे वो क्षत्रप कहलाते थे। शकों की 5 शाखाएं पूरे भारत में हुई, जिसमें पश्चिम भारत की शाखा सबसे मजबूत थी। शकों का जो प्रथम राजा था उसका नाम मो था, और इसने चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए। जो विक्रम संवंत है वो शक लोग यूज किया करते थे, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। और शकों का जो प्रतापी राजा था वो रुद्रदामन प्रथम संस्कृत प्रेमी था। यह हमें पता चलता है गिरनार अभिलेख से। शक के बाद पार्थियाई या पहलव आए। ठीक है। ईरानी थे। प्रसिद्ध राजा गोडोफनीर्स था। फिर हम आते हैं कुषाणों पर। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची या तोखरी कहलाते थे। कुषाण वंश ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था। इन्होंने वास्तुकला का सर्वाधिक विकास किया। संस्थापक कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजूल कडफिसेस। और इसने राजधानी को पुरुषपुर या पेशावर बनाया।
वही पेशावर जो योगी जी को दे दिया जाए तो वो आज उसका नाम पुरुषपुर कर दें। द्वितीय राजधानी मथुरा इन्होंने रखी थी। इन्होंने भी विशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और कुषाण राजा जो थे वो देवपुत्र कहलाते थे। फिर कुषाण वंश में ही एक प्रभावी राजा कनिष्क हुए। ठीक है, वो बहुत प्रभावी कुषाण राजा थे। उनके समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। ये महायान संप्रदाय से इनका ताल्लुक था। कनिष्क के राज्य वैद्य थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी जो कि भारतीय चिकित्सा का शब्दकोश कहलाता है। महाविभाष सूत्र लिखा था वसुमित्र ने। इसे हम लोग बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को कहते हैं। इसकी रचना अश्वघोष ने की। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में E=mc² बहुत पहले ही बता दिया गया था। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या कहलाता है? महाविभाष सूत्र। और बौद्ध धर्म का रामायण क्या कहलाता है? बुद्ध चरित्र। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग में। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो था वो गुप्त साम्राज्य में था। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। ये उत्तराधिकारी इनके हुए घटोत्कच। ठीक है। तो पहले हम आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी और इन्होंने गुप्त संवत इस्तेमाल किया। और गुप्त संवत को ही भारतीय सरकार आज के समय इस्तेमाल करती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। उपाधि इन्हें मिली अश्वमेध कर्ता की, विक्रमंक की, परम भागवत एग्जाम में आया हुआ है, और कविराज की। समुद्रगुप्त जो है विष्णु उपासक थे, संगीत प्रेमी थे, और इनके दरबारी कवि थे हरिशेन। इलाहाबाद प्रशस्ति से ये बात पता चलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय आए। फिर इनके समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इन्होंने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और राजकवि थे शाब। शिक्षा केंद्र था पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इनके समय नवरत्न दरबारी हुआ करते थे। आर्यभट्ट और वारामहीर चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय के थे। फिर आए हमारे कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय इनके समय ही स्थापित किया गया था, कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त के समय। फिर आए स्कंद गुप्त। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया और हुणों का आक्रमण रोका। फिर हमारे आए विष्णुगुप्त, आखिरी गुप्त शासक जो कि थे। ठीक है। तो पहले शासक गुप्त साम्राज्य के कौन थे? श्रीगुप्त थे। और आखिरी कौन थे? विष्णुगुप्त थे। फिर आता है वाकटाक राजवंश। ये लोग शिव और विष्णु जी की उपासना करते थे। संस्कृत की वैदर्भी शैली का विकास इन्होंने किया। वाकटक राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। और फिर आए एक राजा जिनका नाम था प्रवरसेन प्रथम। इन्होंने सम्राट की उपाधि ली और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। वाकाटक जो है वो 2 शाखा में विभाजित थी। एक था प्रधान शाखा और एक थी बासी या वरसगुलम शाखा। तो जो प्रधान शाखा है उसके जो रुद्रसेन द्वितीय हैं, उनकी पत्नी थी प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने शासन संभाला और वाकटाक राजवंश का वो समय ही स्वर्ण काल कहलाया। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे, एक दिवाकर सेन और एक दामोदर सेन। तो दामोदर सेन को ही प्रवरसेन द्वितीय कहा गया
और इन्होंने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध लिखा। फिर आए पृथ्वीसेन द्वितीय और ये थे अंतिम शासक। फिर जो वाकटाक राजवंश के बासी या वरसगुलम शाखा थी, उसके संस्थापक थे सर्वसेन। मराठी प्राकृत काव्य हरिविजय और हरिशेन जो थे वो अंतिम शासक थे। फिर हम आते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश पे। तो जो वर्धन वंश है उसके संस्थापक तो पुष्यभूति कहलाते हैं। इन्होंने राजधानी थानेश्वर हरियाणा में रखी थी। लेकिन अगर हम कहें कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता कौन थे, तो वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने उपाधि ली परम भट्टारक या महाराजा धीराज की। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी और इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह मौखरी राजा गृहवर्मा कन्नौज में कर दिया। मालवा का शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन के लड़के थे, उन्होंने देवगुप्त को मार दिया, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। इसके बाद हर्षवर्धन को 16 वर्ष की आयु में ही राजा बनना पड़ा थानेश्वर का। ठीक है, राजधानी थी उनकी थानेश्वर में। हर्षवर्धन ने उपाधि ली थी शीलादित्य या परम भट्टारक नरेश का। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। शशांक कौन था? जिसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, अपने भाई का बदला लिया और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर ली। परंतु हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन शैव से बौद्ध धर्म अपना लिए, यही एक बड़ी गलती की उन्होंने। मेरे नज़र में जो जिस धर्म में पैदा होता है उसे उसी धर्म में रहना चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे फाहियान, हर्षवर्धन के सामने आया हेनस्वांग। हर्षवर्धन का तो सिंपल होना चाहिए, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनस्वांग, तो ये तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा दक्षिण भारत के राजवंश के लिए हम एक सेपरेट वीडियो कर देंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।